हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो ऑलरेडी एल्कोहल्स और फिनॉल्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है ईथर। और आज जो है ईथर का वर्गीकरण, नाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे कि ईथर का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और उनकी नाम पद्धति यानी आयुपैक जो नेमिंग की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप आयुपैक नेमिंग अच्छे से समझ जाएंगे तो इन कंपाउंड्स के नाम याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। और इसके अलावा आज जो है हम डाई एथिल ईथर बनाने की विधि के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि डाई एथिल ईथर जो है किस प्रकार से बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ईथर आखिर कहते किसे हैं। ROR- सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं, यानी जो भी यौगिक हैं जिनका सूत्र क्या हो, ROR- हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ईथर कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो R है उसको मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो R है वो किसको प्रदर्शित करता है, एल्किल ग्रुप को। एल्किल ग्रुप क्या हो सकता है, कोई भी हमारी एल्किल ग्रुप हो सकती है, जैसे कि CH3, CH3, CH2। ठीक है। या फिर CH, यहाँ पर दूसरा हमारा कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि CH3, CH2, CH2। तो जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक हाइड्रोजन कम हो, क्या हो कि एक हाइड्रोजन, जैसे ये हमारा एल्केन है, इसमें एक हाइड्रोजन कम हो तो क्या बोलेंगे, CH3। तो इसी को मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो ये यहाँ पर R की जगह कोई भी हमारा एक एल्किल ग्रुप हो सकता है। अब ये जो एल्किल ग्रुप है वो क्या है कि इनमें समान भी हो सकता है या भिन्न प्रकार के दो एल्किल समूह, जैसे कि R और R- एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि ये जो हमारा ऑक्सीजन परमाणु है इससे दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। अब ये एल्किल ग्रुप समान भी हो सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर CH3 CH3 ऑक्सीजन से दोनों तरफ जुड़े हैं, CH3 CH3 यानी दोनों क्या हैं, समान हैं। तो ये दोनों जो है समान भी हो सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि ये दोनों क्या हों कि अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, CH3, यहाँ पर C2H5 है, यानी एक एल्किल ग्रुप क्या है, CH3 है, अलग है, और दूसरा एल्किल ग्रुप क्या है, C2H5 है। तो ये होता है कि ईथर जो है इन दोनों के एल्किल ग्रुप या तो समान होंगे या फिर अलग अलग होंगे। जिस हिसाब से जो एल्किल ग्रुप लगे होंगे उसी हिसाब से उनका नाम लिखा जाता है। तो इस तरीके से जो भी ROR- के सूत्र के यौगिक मिलेंगे, आपको कंपाउंड मिलेंगे, आप क्या कहेंगे कि वो ईथर है। देखिए यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए, आपको पता ना चले कि ईथर है या कुछ और है। ठीक है। तो जब भी ऑक्सीजन से दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो वो क्या है, ईथर ही होंगे। और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और O। ठीक है। और यही फॉर्मूला जो होता है इनका केमिकल फॉर्मूला एल्कोहल्स का भी होता है, जिसके कारण ये समावयवता एल्कोहल से प्रदर्शित करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो ईथर है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। देखिए यहाँ पर जो है ईथर है उनका वर्गीकरण जो है निम्न प्रकार से किया गया, यानी जो ईथर है उनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। एक जो हम कहते हैं सम्मित ईथर या फिर सरल ईथर, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर। दूसरा जो हमारा है वो है असम्मित, क्या है, असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर, और इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर। तो जो ईथर हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर। तो ये सम्मित क्या है और असम्मित क्या है, सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ है अगर उसको हम दो बराबर भागों में बांट पाएँ, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, उसको हमने क्या किया, दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे कि सम्मित है। जब किसी भी चीज़ को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं तो उसको ही हम सम्मित बोलते हैं, उसी को सिमेट्रिकल बोलते हैं। यदि उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को अगर हम दो भागों में ना बांट पाए तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 6 लिख दिया, अभी 6 को आपको दो भागों में डिवाइड करना तो संभव नहीं है, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल हो गया, असम्मित हो गया। तो ऐसे ही जो है ईथर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सम्मित ईथर होता है, एक असम्मित ईथर होता है। तो अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि सम्मित ईथर या असम्मित ईथर किसे कहते हैं तो वो आपके समझ में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े
दोनों एल्किल या एरिल समूह समान हो। क्या हो? सममित ईथर किसे कहेंगे? जब दोनों तरफ यानी जो ऑक्सीजन परमाणु है उधर इधर का आर ग्रुप भी समान हो और इधर का भी, यानी दोनों एक ही तरीके के हों तो उसे हम कहेंगे सममित ईथर। क्योंकि अगर ये दोनों एक तरीके से नहीं होंगे तो इनको बराबर भागों में बांटना पॉसिबल नहीं होगा, तो वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। लेकिन जब दोनों बराबर होंगे, दोनों सेम होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? दोनों भागों में बांट सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे सममित ईथर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हैं, देखिए CH3OCH3, तो ये क्या है? दोनों सेम है, मेथिल ग्रुप दोनों तरफ लगे हैं और यहाँ से हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? सममित ईथर हो गया। इसे दो बराबर भागों में बांटना पॉसिबल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए C2H5O C2H5, ये भी सेम ग्रुप है, तो इसको भी हम आराम से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? सममित ईथर कहेंगे। अब देखिए कि असममित ईथर या मिश्रित ईथर किसे कहते हैं। देखिए, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। क्या होता है कि ये जो हमारा ऑक्सीजन परमाणु है, इससे जो ग्रुप जुड़े होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, एक दूसरा हो सेम ना हो, ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? असममित ईथर कहते हैं। यानी इनको दो बराबर भागों में बांटना पॉसिबल नहीं होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है CH3O C2H5, इसको हम बोलते हैं एथिल मेथिल ईथर। तो इसको देखिए दो बराबर भागों में बांटना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? असममित ईथर कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए C6H5OCH3, इसको भी दो बराबर भागों में बांटना पॉसिबल नहीं है, तो इसी को भी हम क्या बोलेंगे? असममित ईथर बोलेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको सममित ईथर और असममित ईथर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि असममित ईथर किसे कहते हैं या फिर सममित ईथर किसे कहते हैं, तो आप लिख भी देंगे। एक लाइन की परिभाषा होगी कि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप अगर समान है तो सममित और असमान है तो असममित, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि नाम पद्धति, यानी जो ईथर है उनका नामकरण यानी नाम पद्धति, नाम किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का नाम जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार से लिखा जाता है जब भी हम यौगिकों का नाम पढ़ते हैं। तो एक तो हमारा साधारण नाम होता है और एक होता है हमारा IUPAC नाम। जिस तरीके से किसी बच्चे का स्कूल का नाम अलग होता है और जो घर का नाम होता है उस अलग होता है, तो उस तरीके से समझिए कि IUPAC नाम एक होता है, एक साधारण नाम होता है। तो साधारण नाम किस तरीके से लिखते हैं, देखिए पहले एल्किल अथवा एरिल समूहों के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णात्मक यानी अल्फाबेटिकल क्रम में अलग अलग लिखकर अंत में ईथर शब्द लिख देना, और समान समूह होने पर पूर्व लग्न डाई लगाते हैं। क्या करते हैं कि जो भी हमारा एल्किल ग्रुप है, एरिल समूह है, एल्किल समूह या एरिल समूह लगा है, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम में लिख लेते हैं, जैसे कि ABCD के क्रम में। अब जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं उस एल्किल ग्रुप का, और जो बाद में आता है उस एल्किल ग्रुप का नाम बाद में लिखते हैं, और उसके नाम के अंत में लिख देते हैं ईथर। तो इस तरीके से हमारा नाम लिख जाता है साधारण नाम ईथर का। जैसे यहाँ पर देखिए CH3O C2H5। अब यहाँ पर ये है मेथिल ग्रुप जो कि M से शुरू होता है, ये है एथिल ग्रुप जो कि E से शुरू होता है। अब यहाँ पर आप खुद बताइए कि M पहले आता है, E पहले आता है, E पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे? एथिल, और M बाद में आता है तो मेथिल, एथिल मेथिल, और लास्ट में लिख देंगे ईथर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल, देखिए एथिल, मेथिल और ईथर। इस तरीके से वर्णमाला के क्रम में साधारण नाम लिखना होगा, तो देख लेंगे कि कौन पहले आ रहा है अक्षर से और कौन बाद में आ रहा है। तो जो पहले आएगा उसका नाम पहले, जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में। तो इस तरीके से इसका साधारण नाम लिख जाता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे आगे, पहले लेकिन हम देख लेते हैं IUPAC नाम किस तरीके से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जो एल्किल समूह बड़ा होता है उसे मूल हाइड्रोकार्बन चुनते हैं, यानी जो भी हमारा एल्किल समूह है इस तरीके से लिखा है ईथर, तो इसमें जो भी एल्किल समूह बड़ा होगा जिसमें कार्बन की नंबर ज़्यादा होगी उसको हम मूल हाइड्रोकार्बन मानेंगे, और जिसमें कार्बन का नंबर कम होगा उसको प्रतिस्थापी की तरह यूज़ करेंगे, उसको प्रतिस्थापी की तरह लगाएंगे। आपको पता है कि ये जो एल्कोक्सी वर्ड है वो पूर्व लग्न में ही हमेशा ईथर में लगाते हैं, उसमें अनुलग्न कुछ भी नहीं लगाया जाता है, नहीं बाद में कुछ नहीं लगाया जाता है, जो लगाना है वो मूल हाइड्रोकार्बन के पहले ही लगाते हैं। तो अब इस तरीके से इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एल्कोक्सी यानी जो मूल हाइड्रोकार्बन होगा वो तो हमारा एल्केन हो जाएगा, उसका नाम लिख लेंगे, और उससे पहले जो भी एल्कोक्सी है यानी जो भी हमारा एल्किल ग्रुप बचा है उसमें मान लीजिए कि मेथिल है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, और उसके आगे जो एल्केन का नंबर होगा जितने नंबर होंगे वो लिख देंगे, और इस तरीके से हमारा बन जाता है एल्कोक्सी एल्केन। तो अब एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। देखिए जरा,
देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा यौगिक का नाम दिया है CH3OCH3। अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम किस तरीके से साधारण नाम लिखेंगे, हमने आपको बताया कि जो भी एल्किल ग्रुप है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप है, दो मेथिल ग्रुप है, और जब दोनों सेम हो तो उसको लिए वर्ड यूज़ करते हैं डाई। तो डाई लिख लेंगे, डाई मेथिल ईथर, क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो तो अलग अलग है नहीं कि वर्ड देखना है कि अल्फ़ाबेट से कौन पहले आता है, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिख लेंगे डाई मेथिल ईथर। अब यहाँ पर दोनों में कार्बन का नंबर बराबर है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम एक को लिख देंगे, एक को मूल हाइड्रोकार्बन मान लेंगे जो कि हमने मेथेन मान लिया, और एक जो हमारा रह गया उसको हम लिख देंगे मिथॉक्सी मेथेन। में एक M है तो कार्बन है तो उसके लिए हम मेथ यूज़ करते हैं, तो मिथॉक्सी मेथेन। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखिए क्या है, C2H5OC2H5। तो इसके लिए हम इसका वर्ड नाम लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर दो एथिल ग्रुप हैं, दो एथिल ग्रुप हैं, इधर भी एथिल ग्रुप इधर भी एथिल ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, डाई वर्ड यूज़ करेंगे, डाई, ठीक है, डाई एथिल ईथर। डाई दो ग्रुप हैं तो डाई एथिल ईथर, एथिल ग्रुप है इसलिए। और नाम भी लिखने में एथॉक्सी एथेन, क्योंकि ये एथेन है तो एथेन, और यहाँ पर इसके लिए दो कार्बन है तो एथॉक्सी यूज़ करेंगे, एथॉक्सी एथेन। अब यहाँ पर देखिए क्या है, CH3OC2H5। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट से लिखेंगे। ये है मेथिल ग्रुप जिसको कि M से शुरू होता है, ये है एथिल ग्रुप जो कि शुरू होता है E से। तो आपको पता है कि E पहले आता है M बाद में आता है, तो हम किसका नाम पहले लिखेंगे, E वाले का। तो E वाले यानी एथिल, एथिल लिख लिया, और M से मेथिल, एथिल मेथिल, और ईथर हमने बोला था कि आप बाद में एल्केन का नाम लिखने के बाद जो ईथर वर्ड है वो बाद में जोड़ देंगे, तो हमने जोड़ दिया एथिल मेथिल ईथर। तो सिंपल सा हमारा नाम हो गया। अब देखिए इसका लिखना है IUPAC नाम। अब कार्बन नंबर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस में, आपको पता है इसमें दो कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है, तो इसको हम लिखेंगे लास्ट में। और ये दो कार्बन है तो एथेन बोलेंगे, तो ये तो हमारा लास्ट में रहेगा। अब ये ग्रुप बच गया तो ये हम मेथेन, तो ऑक्सी जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिथॉक्सी एथेन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो देखिए C6H5OCH3। अब यहाँ पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फेनिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है, P और M। अब इसमें M पहले आता है और जो P है वो बाद में आता है, MNOP। तो M पहले आता है तो मेथिल पहले लिखेंगे मेथिल, और फेनिल P बाद में आता है तो फेनिल बाद में लिखेंगे मेथिल फेनिल ईथर। और इसके अलावा जो इसका IUPAC नाम है वो देखिए, इसमें क्या है कि मेथॉक्सी, ये तो कार्बन नंबर इसमें ज़्यादा है बेंजीन में तो इसको हम बाद में लिखेंगे, और ये हमारा जो शॉर्ट है जो कार्बन नंबर जिसमें कम है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे मिथॉक्सी, यानी एक कार्बन है तो मिथॉक्सी। और ये हमारा हो गया बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, और इसको नाम से जानते हैं एनिसॉल भी। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ तक। देखिए यहाँ पर अगला कंपाउंड जो हमारा है, अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कि सिर्फ कार्बन हो और कोई जो एटम है वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इस तरीके से तो हम काउंटिंग कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बीच में आएगा ऑक्सीजन, हमें लेना है इस तरीके से जिसमें सिर्फ कार्बन हो। तो हम किस तरीके से काउंटिंग करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे इधर से 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप यदि किसी नंबर पर आता है तो उसको हम किसी भी नंबर से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर पे तो क्या लिखेंगे, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब ये मिथॉक्सी है तो मिथॉक्सी, और इस 1 2 3 को बोलते हैं प्रोपेन, तो ये हो गया प्रोपेन, यानी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। आप बस इतना ध्यान रखिए कि एक कार्बन को किस नाम से जाना जाता है, मेथ 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप। तो इस तरीके से अगर आपको पता है तो बहुत ही जल्दी आप ये IUPAC नेम और साधारण नेम दोनों सीख जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो आशा करती हूँ ये जो साधारण नाम और IUPAC नाम है वो आपको अच्छे से समझ में आ होगा। अब हम देखेंगे कि जो ईथर हैं उनमें समव्यवता किस प्रकार की होती है। तो देखिए ईथर जो हैं वो 2 प्रकार की समव्यवता प्रदर्शित करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो ईथर हैं और जो एल्कोहल हैं, जो ईथर हैं और एल्कोहल हैं, दोनों का हमने बताया कि जो अणु सूत्र होता है, जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो समान होता है, ठीक है। जो अणु सूत्र है क्या है, वो समान है। और जब इनका समान है तो इनमें क्या है, थोड़ा फंक्शनल, आपको पता है कि इनका केमिकल फॉर्मूला समान है लेकिन क्या है, इनका जो रासायनिक सूत्र है वो तो ठीक है वो तो अलग अलग है। यहाँ पर देखिए अणु सूत्र भले ही समान हो लेकिन रासायनिक सूत्र क्या है, अलग अलग है। इनमें फंक्शनल ग्रुप ईथर है, इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। तो ये क्या हुआ, समावयवता। समावयवता आपको पता है कि किसे कहते हैं, अणु सूत्र तो समान हो, अणु सूत्र क्या हो,
समान हो लेकिन जब उनके संरचना सूत्रों में भिन्नता होती है तो उसी को हम समवयवता कहते हैं। अब समवयवता कई प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं कई प्रकार के यानी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कि एक संरचना समवयवता जो होती है 5 प्रकार की होती है, तो उन्हीं में से 2 समवयवताएं जो ईथर भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसी में से देखिए यहाँ पर एक है क्रियात्मक समूह समवयवता, जिसमें कि क्रियात्मक समूहों में भिन्नता होती है। तो यहाँ पर ईथर क्रियात्मक समूह है, यहाँ पर अल्कोहल क्रियात्मक समूह है। और एग्जाम्पल किसका दिया गया है, देखिए डाईमेथिल ईथर और एथिल अल्कोहल में क्रियात्मक समूह की समवयवता प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर जो इनके अणु सूत्र समान है C2H6O, इसका भी अणु सूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है, इनमें क्रियात्मक समूह में भिन्नता है, तो इसलिए ये कहलाएंगे क्रियात्मक समूह समवयवता। तो क्वेश्चन आएगा अगर ईथरों में समवयवता लिखिए तो आप जो है आराम से लिख सकते हैं कि ये तो क्रियात्मक समूह समवयवता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट एक और समवयवता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए नेक्स्ट जो है वो है मध्यावयवता यानी मेटामेरिज्म। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। ये जो होता है एक दो जो एटम होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एक दो और एटम होते हैं, तो उनके स्थिति में भिन्नता के कारण होती है। ठीक है, उनकी स्थिति अलग अलग जगह पर हर जगह अलग अलग होती है, तो उसी के कारण ये मध्यावयवता प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसको ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े 2 एल्किल समूहों की प्रकृति में भिन्नता के कारण, यानी जो ऑक्सीजन परमाणु है, ये जो परमाणु है, इसकी प्रकृति यानी जो स्थिति है उसमें भिन्नता के कारण ही मध्यावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल जो दिया है उसका देखिए, डाई एथिल ईथर। जब ये ऑक्सीजन जो एटम है वो यहाँ प्रदर्शित है, एक तरफ एथिल ग्रुप एक तरफ एथिल ग्रुप, तो इसको हम डाई एथिल ईथर कहेंगे। लेकिन हमने इसको इस तरीके से प्रदर्शित करके ना करके क्या किया, पहले मेथिल लिख दिया, उसके बाद ये प्रोपिल लिख दिया, तो ये जो हो गया मेथिल एंड प्रोपिल ईथर हो गया। लेकिन इसमें हमने कुछ और चेंजेस किए। क्या किया हमने, इसको थोड़ा और जो घुमा फिरा के लिख दिया, और इसको लिख दिया CH3O इधर लिख दिया, और इसको इस तरीके से लाइन से लिख दिया, तो ये इसे मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर कहेंगे। लेकिन देखिए अणु सूत्र सबके समान है, अणु सूत्र में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन क्या है, इनके संरचना बदल गई, और ये इसको हम कहते हैं मध्यावयवता। ये जो समवयवता स्थिति के कारण होती है इसको मध्यावयवता कहते हैं। तो इस तरीके से ये 2 प्रकार की जो समवयवता है प्रदर्शित करते हैं। अब जो है आपके समवयवता तो हो गया। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे जो हमारा ये जो फेमस कंपाउंड है डाई एथिल ईथर, इसी के बारे में कि इसका विरचन यानी इसको जो बनाने की विधि है वो क्या है। देखिए यहाँ पर डाई एथिल ईथर या एथिल ईथर इसको कहते हैं, और इसका फॉर्मूला C2H5O C2H5। ठीक है, अब इसको बनाने की विधि है, तो इसकी सबसे जो प्रसिद्ध विधि है वो विलियम ईथर संश्लेषण है, विलियम्स ईथर सिंथेसिस के नाम से जिसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सोडियम एथॉक्साइड है, क्या होता है, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ, आपको पता है कि अगर हमको एथिल ग्रुप बनानी है तो लेना भी तो R की जगह हमें एथिल ग्रुप ही पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर C2H5 की जगह CH3 ले लिया तो आपका डाई एथिल ईथर तो बनेगा नहीं, यहाँ पर तो एक ग्रुप की जगह CH3 आ जाएगा, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो जिस तरीके से कंपाउंड बनाना होगा उसी हिसाब से आप कंपाउंड भी लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि सोडियम एथॉक्साइड को क्या करेंगे, सोडियम एथॉक्साइड, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एथिल बनाना है, तो एथॉक्साइड लेंगे। अगर कोई मेथिल वाला ग्रुप बनाना होता तो मेथॉक्साइड लेते। तो देखिए सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड ये हमारा सोडियम एथॉक्साइड, सॉरी यहाँ पर मेथॉक्साइड लिख गया है, आप यहाँ पर एथॉक्साइड कर लेंगे। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराएंगे, और जब ये गर्म करेंगे तो क्या होगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि ये जो Na ग्रुप है यहाँ से ये निकल जाता है, NaI बना लेता है सोडियम हैलाइड, और ये बन जाता है C2H5O, यहाँ से ये कंबाइन हो जाता है, ये हमारा बन जाता है डाई एथिल ईथर। आपको रिएक्शन अगर समझनी है तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप विद्युत ऋणात्मकता समझ लेंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि कहाँ से कौन सी बॉन्ड जो है ब्रेक होगी। जैसे यहाँ पर है तो Na पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव वाले से कंबाइन कर लेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियली आता है, मतलब पूरी तरीके से बॉन्ड ब्रेक, तो ये यहाँ से कंबाइन कर लेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में रहेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड को RX के साथ गर्म करने पर ईथर के बनने की अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण
कहलाती है। यानी यही जो अभिक्रिया हमने आपको बताई कि जो सोडियम एथॉक्साइड है, कोई भी एथॉक्साइड ले लीजिए, यानी सोडियम के साथ जुड़ा हो, सोडियम मेथॉक्साइड हो, सोडियम एथॉक्साइड हो, तो ये क्या होगी, अगर यहाँ पर डाईएथिल ईथर बनाना है तो हमने एथॉक्साइड लिया, अगर कोई मेथिल ईथर वाला बनाना होता तो हम मेथिल मेथॉक्साइड लेते। तो इसी से जब अभिक्रिया किसकी कराई जाए, एल्किल हैलाइड की, तो उसी को हम विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारी विधि जो है वो देखिए, ये जो हमारी ईथर है डाईएथिल ईथर, उसको बनाने प्रयोगशाला विधि है। देखिए, एथिल अल्कोहल के आधिक्य के साथ सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके, यानी जो एथिल अल्कोहल है आधिक्य में, यानी ज़्यादा मात्रा में लेंगे और उसमें सांद्र H2SO4 डालेंगे, तो गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा जो डाईएथिल ईथर है वो। और नेक्स्ट हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अल्कोहल का निर्जलीकरण, या फिर आप अल्कोहल के निर्जलीकरण से डाईएथिल ईथर का निर्माण कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईएथिल ईथर बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो आप 3-4 नामों से जान सकते हैं। और ये जो है इसकी प्रयोगशाला विधि भी है, तो आप अच्छे से देख लेंगे। प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक स्तर पर भी जो है डाईएथिल ईथर है जो मेनली इसी से बनाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है, तो अच्छे से याद रख करेंगे। देखिए यहाँ पर डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अब इसमें होता क्या एक्चुअली है, डाईएथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य को, यानी जो डाईएथिल ईथर है, डाईएथिल एथिल बनाते किस तरीके से वो बताया गया। देखिए, एथिल अल्कोहल के आधिक्य को, ये जो एथिल अल्कोहल है इसके आधिक्य को यानी अधिक मात्रा में डाला जाता है सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। यानी जो एथिल अल्कोहल है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिससे बन जाता है हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो प्रक्रिया है 2 पदों में होती है, तो इसमें बनता क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और बनता है जल। अब जब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की फिर से अभिक्रिया कराई जाती है, किससे, अल्कोहल से, क्योंकि हमने अल्कोहल जो है ना आधिक्य में डाला है, अधिक मात्रा में डाला है, तो वहाँ पर हमें सिर्फ 1 यूनिट तो मिलेगी नहीं, ठीक है, एक इक्विवेलेंट अल्कोहल नहीं है, कई सारे हैं, तो वहाँ पर फिर से रिएक्शन हो गया। जब फिर से रिएक्शन होगी इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की, तो यहाँ से H2SO4 निकल जाएगा और ये C2H5O C2H5 कंबाइन कर जाएंगे यहाँ से, और तो हमारा ये बन जाएगा डाईएथिल ईथर, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल निकल जाएगा जो आगे फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो इस तरीके से ये हमारी प्रयोगशाला विधि कंप्लीट होती है। इसके बारे में थोड़ी सी 1-2 लाइनें और हैं, तो वो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर डाईएथिल ईथर बनाने की यह विधि, डाईएथिल ईथर बनाने की यह विधि अविरत ईथरीकरण विधि कहलाती है। अविरत ईथरीकरण विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे लगातार हम ईथर प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। क्योंकि एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल के गर्म मिश्रण में एथिल अल्कोहल लगातार डालकर ईथर लगातार प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर गर्म कर लीजिएगा, गर्म लिखा है, एक वर्ड इधर से छूट गया, कट गया है, तो कोई बात नहीं। तो और सल्फ्यूरिक अम्ल के गर्म मिश्रण में एथिल अल्कोहल लगातार डालकर ईथर लगातार प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो डाईएथिल ईथर है उसकी कुछ रिएक्शनें हैं, गुण, जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो देख लेंगे। उसके बाद जो हमारा अल्कोहल वाला चैप्टर है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक बार को अच्छे से देख लीजिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और जो IPSC नेम वगैरह है वो तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। Thank you for watching this video.